Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, today we are going to learn the subject Science and Technology, that is your paper 2 of standard 10. पिछले लेसन में हमने या लास्ट पीरियड में हमने चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट किए थे. अभी हम चैप्टर नंबर 4, ये हमारा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट. इसमें हम 1, 2, 3, 4, 5 इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं. द फर्स्ट वन इज द इकोसिस्टम. इकोसिस्टम में दो पार्ट है इसमें, दैट इज द बायोटिक फैक्टर एंड द सेकेंड वन इज द अबायोटिक फैक्टर. बायोटिक फैक्टर वो होते हैं, दैट मीन्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग है वो सारे बायोटिक फैक्टर में आते हैं, एंड ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स which are coming under abiotic factor. For example, non living thing मतलब ऐसे चीजें होती है जैसे फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर हो गया, सनलाइट हो गई, that is coming under the abiotic factor. Then next we are studying about environment conservation. क्यों हमें environment को conserve करना के लिए जरूरी है, क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी है. The fourth one is the एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम. हम ये मेन टॉपिक पढ़ेंगे, एनवायरमेंट, माहौल एंड इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद हम एनवायरमेंट मैनेजमेंट, ये हमारा खुद टॉपिक है, मेन टॉपिक, द लेसन इटसेल्फ, इसके बारे में पढ़ेंगे. एंड द लास्ट विच वी आर गोइंग टू स्टडी, दैट इज द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. यस माय डियर स्टूडेंट्स, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट हम ये लेसन पढ़ रहे हैं. व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंटल मैनेजमेंट? एनवायरमेंटल मैनेजमेंट क्या होता है? इट इज़ अ मैनेजमेंट ऑफ द इंटरैक्शन, एक दूसरे का किसी चीज़ से इंटरैक्शन होना, एंड द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन कहाँ पर, नेचुरल एनवायरनमेंट, इज़ कॉल्ड एज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट. यहाँ पर हम 5 टॉपिक देख रहे हैं. द फर्स्ट वन इज़ द इकोसिस्टम, अ रिव्यू. The second one is the environment and ecosystem. The third one is the environment conservation. The fourth one is the environment management. And the last one, the topic is the biodiversity hotspot. यहाँ हम देखेंगे ecosystem a review. अब यहाँ पर ecosystem means what? What do you mean by ecosystem? Ecosystem क्या है? इकोसिस्टम का मैं एक छोटा सा डेफिनेशन बोलती हूँ कि इकोसिस्टम रिफर्स टू अ सिस्टम दैट इंक्लूड्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताई थी कि इट इंक्लूड्स ऑल द ऑर्गेनिज्म, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ द बायोटिक फैक्टर. यहाँ पर खुद लिखा है इकोसिस्टम इज फॉर्म बाय अ बायोटिक फैक्टर एंड अ बायोटिक फैक्टर. सो बायोटिक फैक्टर सच एज इट इंक्लूड्स प्लांट्स, सारे एनिमल्स, जानवर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन अ हैबिटेट एज वेल एज इन द फिजिकल एनवायरनमेंट. ये हमारा बायोटिक फैक्टर है. नेक्स्ट यहाँ लिखा है दैट इज अबायोटिक फैक्टर. अबायोटिक फैक्टर सच एज वेदर हो गया हमारा, सॉइल हो गई, अर्थ, सन, क्लाइमेट एक्सेट्रा, दिस ऑल आर कमिंग अंडर अबायोटिक फैक्टर. इसका मतलब 2 डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट में ये डेफिनेशन कहलाती है कि इकोसिस्टम इज़ फॉर्म बाय, ये पूरा इकोसिस्टम किससे फॉर्म हुआ है? इट इज़ फॉर्म बाय बोथ लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट यहाँ लिखा है एंड देयर इंटरैक्शन विथ ईच अदर, ये दोनों का एक दूसरे से इंटरैक्शन है. आगे लिखा है यहाँ पर कि ईच फैक्टर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम. हर एक फैक्टर इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है कि प्रोड्यूसर्स लाइक प्लांट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट आर प्रोड्यूसर्स? प्रोड्यूसर क्या होते हैं? प्रोड्यूसर आर दैट विच मेक देयर ओन फूड, ये हमारा खुद का खाना खुद बनाते हैं. ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करते हैं, कोई दूसरे एनिमल्स या प्लांट्स पे ये लोग डिपेंड नहीं करते. प्रोड्यूसर्स आर दोज विच मेक देयर ओन फूड. दे आर वेरी वेरी लाइक प्लांट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये प्लांट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. प्लांट हमारा खाना, खुद का खाना खुद ही बनाते हैं. नेक्स्ट यहाँ लिखा है हर्बीवोरस. हर्बीवोरस मतलब कौन से प्लांट, कौन से एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स, ऐसे जानवर हैं जो सिर्फ झाड़ खाते हैं. सो हर्बीवोरस लाइक मैं एग्जांपल बोलती हूँ यहाँ पर, एनिमल्स लाइक डियर हो गए हमारे, गोट, शीप, कैटल्स, हॉर्सेस, कैमल्स एक्सेट्रा. ये सारे क्या करते हैं? दे फीडिंग अपॉन प्रोड्यूसर्स. सो दे आर फीडिंग अपॉन व्हाट? दे आर फीडिंग अपॉन द प्रोड्यूसर्स. जो कौन प्रोड्यूसर? जो खुद का खाना खुद बनाते हैं. आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ नेक्स्ट लिखा है कि प्रीडेटर्स. अब प्रीडेटर्स क्या होते हैं? प्रीडेटर्स आर नथिंग बट इट इज़ एन ऑर्गेनिज्म दैट प्राइमरी ऑब्टेन फूड बाय द
किलिंग एंड कंज्यूमिंग ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। तो ये मार के, शिकार करके हम खाना क्या करते, कंज्यूम करते हैं, खाना जो है किसी एनिमल्स को मार के, या छोटे या बड़े एनिमल्स को मार के खाना जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ये डिपेंड है, एंड दे कंज्यूम ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, सो दे आर डिपेंडेंट ऑन अनदर एनिमल फॉर देयर फूड एंड सर्वाइवल। लाइक एग्जाम्पल मैं आपको बोलती हूँ, दैट आर लायन एंड टाइगर विच प्रिवेंट द ओवर पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोरस। जितना भी ओवर पॉपुलेशन हर्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं, ये प्रीडेटर्स क्या करते हैं, ये हर्बीवोरस एनिमल्स को खा जाते हैं। सो दे आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। सो ये एनवायरनमेंट के अंदर या ये इकोसिस्टम के लिए ये दोनों भी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। दैट इज़ प्रीडेटर्स आर इम्पॉर्टेंट टू हर्बीवोरस एनिमल्स। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये पॉपुलेशन बहुत ही बढ़ती जाएगी, एंड इसकी वजह से जो है पॉपुलेशन कंट्रोल्ड है। फॉर वॉट? दैट इज़ द प्रीडेटर्स इटसेल्फ। अ क्वेश्चन में अराइज इन योर माइंड, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा रहेगा कि देयर दैट वेदर द कैटरपिलर्स फाउंड इन द नेचर। कैटरपिलर्स कौन होते हैं? कैटरपिलर्स आर द स्मॉल इंसेक्ट्स, ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं विच इज़ फाउंड इन द नेचर। organism present in filthy places, where it is present in the filthy places। अभी मैं आपको filthy का मीनिंग बोलूँगी। filthy या नथिंग बट filthy को हम बोलते हैं ना, it is characterized by, it is said by, उसका मतलब होता है साइंटिफिक टर्म में filthy places, just such as termites। हमारे termites क्या होते हैं? termites are nothing but it is any group of cellulose eating insects। example जैसे हमारे ants हो गई, हमारे bees हो गई, they are coming under termites। insect present in dung मतलब गोबर के अंदर जो insects present होते हैं are really very very useful, so they are very very useful for many other purposes। आगे लिखा है however those organism are also very important though they are dirty। बहुत ऐसे सारे बहुत ऑर्गेनिज्म होते हैं, भले वो कितने भी दिखने में गंदे हो या उनकी शक्ल गंदी हो, पर वो उतने इम्पॉर्टेंट भी होते हैं फॉर द एनवायरनमेंट इटसेल्फ। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। ये सारे जो है ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बड़े हो चाहे वो छोटे हो, दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्लीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। सो हमने यहाँ पर इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था। इकोसिस्टम में दो बातें पढ़ी थी। द फर्स्ट इज़ द बायोटिक एंड द सेकेंड इज़ द अबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर में हमने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म देखे थे, मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स बोली हूँ। और नेक्स्ट हमने जो है पढ़े थे, दैट इज़ ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स विच आर कमिंग अंडर अबायोटिक फैक्टर। सो इकोसिस्टम मैं समझती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट अब हम टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ द इकोसिस्टम अ रिव्यू। इकोसिस्टम अ रिव्यू में एक बहुत ही खूबसूरत फूड चेन का डायग्राम यहाँ पर रिप्रेजेंट हुआ है। फर्स्ट यहाँ पर है प्लांट दैट आर नथिंग बट दे आर द प्रोड्यूसर्स। सूरज की रोशनी मिल रही है, ये प्लांट्स उग गए हैं, दिस आर प्रोड्यूसर्स। सो अब ये जो है ग्रास हॉपर किसको खा रहा है? विद देयर इट इज़ डिपेंडेंट ऑन दिस प्रोड्यूसर। सो दिस प्रोड्यूसर पे ये ग्रास हॉपर डिपेंड है। अब ये फ्रॉग किसको खा रहा है? दिस ग्रास हॉपर को खा रहा है। यहाँ पर ये स्नेक फ्रॉग को खा रहा है। दिस ईगल इज ईटिंग दिस स्नेक एंड देन इट आफ्टर डेथ एंड डिकम्पोजेस। फिर ये क्या होता है? ये मशरूम दिस आर आफ्टर द साइकिल हैज़ बीन कंप्लीटेड, ये क्या होते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं इनटू द सॉइल, दे डिकम्पोज इनटू द एनवायरनमेंट। इस तरह ये जो है साइक्लिक चेंज चलती है फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स टू दिस ब्यूटिफुल स्मॉल grasshopper, then it comes to frog, then it comes to a snake, then it comes to eagle, and lastly it gets decomposed into the environment. So this is a food chain, एक chain है ये। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे कि इट मीन्स दैट, व्हाट इट मीन्स एक्चुअली ये क्या बोल रहा है? इट मीन्स दैट आवर एग्जिस्टेंस इज ड्यू टू दिस फैक्टर प्रेजेंट अराउंड अस। ये फूड चेन चल रही है, इसीलिए दुनिया में हर चीज़ का एग्जिस्टेंस है। ये हर्बीवोर प्रोड्यूसर जो है डिपेंडेंट है हर्बीवोरस पे, दिस हर्बीवोरस, फिर प्रीडेटर्स आर डिपेंडेंट ऑन दिस हर्बीवोरस एंड दिस चेन गोज ऑन कंटिन्यूसली। नेक्स्ट यहाँ लिखा है हेंस वी शुड केयर फॉर दिस फैक्टर। इसी वजह से हमें ये बातों के लिए बहुत ही केयर करना चाहिए।
पैडी इज़ कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल इन वेरियस स्टेट ऑफ साउथ इंडिया। यहाँ लिखा है पैडी कहाँ पर कल्टिवेट होता है। अभी पैडी मीन्स वॉट, पैडी इज़ नथिंग, पर पैडी को हम राइस कहते हैं। तो ये राइस कहाँ कल्टिवेट हो रही है, ये राइस जो है हमारी कल्टिवेट हो रही है साउथ इंडिया के अंदर। साउथ इंडिया में जब ये कल्टिवेट हो रही है, पैडी फील्ड आर फ्रिक्वेंटली अटैक्टेड बाय ग्रासहोपर। ये पैडी फील्ड को कौन अटैक कर रहा है, छोटे छोटे ग्रासहोपर ये पैडी फील्ड को अटैक कर रहे हैं। सिमिलरली फ्रॉग आर ऑल्सो प्रेजेंट इन लार्ज नंबर इन मड ऑफ पैडी फील्ड। यहाँ लिखा है कि राइस की फील्ड के अंदर, चावल की खेतों में न ही से फ्रॉग पाए गए हैं बहुत ही ज़्यादा पैमाने में, बल्कि ग्रासहोपर भी उतने ही पाए जाते हैं। कहाँ पर, राइस की फील्ड में, दैट इज़ पैडी फील्ड। टू फीड अपॉन ग्रासहोपर एंड स्नेक आर ऑल्सो प्रेजेंट therein to feed upon their favorite food for frog। सो यहाँ पर नहीं सिर्फ ग्रासहोपर प्रेजेंट है, बल्कि हम देख रहे हैं ये लाइन में कि फ्रॉग भी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये फ्रॉग ने किसको खाया है, ये फ्रॉग ने ग्रासहोपर को खाया है। सो यही ये चेन बता रही है कि फ्रॉग ने ग्रासहोपर को खाया। अब नहीं सिर्फ फील्ड में फ्रॉग प्रेजेंट है, बल्कि स्नेक है। तो ये स्नेक किसको खा रहे हैं, फ्रॉग को खा रहे हैं। सी हाउ ब्यूटिफुली द चेन इज़ गोइंग कंप्लीटेड। सो अब ये पैडी फील्ड में ये जो चावल की खेती में हमने स्नेक को भी देखा है, और ये जो है बहुत ही फेवरेट फूड है। इट फीड अपॉन द फेवरेट फूड दैट इज़ देयर फ्रॉग। फ्रॉग जो है स्नेक का बहुत ही फेवरेट फूड कहा गया है। यहाँ लिखा है टू फीड अपॉन ग्रासहोपर एंड स्नेक आर ऑल्सो प्रेजेंट देयरइन टू फीड अपॉन द फेवरेट फूड दैट इज़ द फ्रॉग। However, if the frog population decline all of a sudden, यहाँ कहा गया है कि इसी तरह अगर पैडी फील्ड या राइस की खेती में से या देखा गया कि फ्रॉग का पॉपुलेशन कम होता है, डिक्लाइन मतलब क्या, कम होना, तो कम होते चले गया ऑल ऑफ ए सडन, एकाएक, अचानक से, अपने आप, तो आगे क्या होगा, व्हाट इज़ द रीज़न, सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना चाहिए। तो बस बच्चों मैं यही कहूँगी आपको कि हमें जो है ये सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि ये हर जो है स्मॉल एनिमल हो या बिग एनिमल हो, हर एनिमल्स को अपनी अपनी सेफ्टी रहनी चाहिए, और हर एनिमल्स ये नहीं हो कि कुछ आफ्टर पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम ये एक्सटेंड हो गए या हमें इनका नामो निशान दुनिया में नहीं रहा और हम सिर्फ तस्वीरों में देखें कि ये फ्रॉग था, ये ग्रासहोपर था। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो वी शुड सेव आवर इकोसिस्टम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम। हम इनका रिलेशनशिप पढ़ेंगे, किसका, माहौल का एंड इकोसिस्टम। दो बातें हम पढ़ेंगे इसमें। पहला यहाँ लिखा है कि एनवायरनमेंट इज़ अ ब्रॉड कंसेप्ट। एनवायरनमेंट कैसा कंसेप्ट है, ये माहौल क्या है, एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसमें फिज़िकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर अफेक्ट कर रही है किसको, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन कोई भी पॉसिबल वे। इस कलेक्टिवली हम इसको एनवायरनमेंट कहते हैं। मतलब इनमें तीन बातें इंपॉर्टेंट कही गई है, दैट इज़ द फिजिकल वन, द केमिकल एंड द बायोलॉजिकल फैक्टर, जो किसको अफेक्ट कर रही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इन ऑल द पॉसिबल वे इसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। सो एनवायरनमेंट हमारा बहुत बड़ा कंसेप्ट है। इन शॉर्ट हम कहेंगे एनवायरनमेंट इज़ द कंडीशन इन द सराउंडिंग। ये माहौल क्या है, इट इज़ द कंडीशन इन द सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब हमारा आजू बाजू का वातावरण, जो हमारा सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है। इट इंक्लूड्स मैनी बायोटिक, अबायोटिक, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फैक्टर। सो इसमें ये एनवायरनमेंट में चार बातें मेन लिखी गई है कि दिस एनवायरनमेंट दैट इज़, हमने ये रिलेशनशिप पढ़े हैं, किसका रिलेशनशिप पढ़े, एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम का। तो इसमें चार बातें आई है। फर्स्ट वन इज़ द बायोटिक आ गई है, सेकेंड इज़ द अबायोटिक, देन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फैक्टर। दिस आर 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सो यहाँ आगे लिखा है देर आर 2 मेन टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट के भी 2 टाइप हैं, जैसा फर्स्ट वन इज़ द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड द अदर इज़ द आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। तो 2 इम्पॉर्टेंट बातें लिखी है इसमें कि एनवायरनमेंट में 2 इम्पॉर्टेंट जो है एनवायरनमेंट होते हैं। पहला वाला हमारा जो है नेचुरल एनवायरनमेंट है और सेकेंड वाला हमारा जो है आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट यही रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, और आगे की और हमारे पॉइंट्स रह गए हैं। हम इस बातों पे गौर करते हैं कि क्या लिखा है यहाँ पर, क्या कह रहा है ये हमारा एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम। सो
नेचुरल एनवायरनमेंट अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये कंसिस्ट होता है ऑफ एयर हमारी हवा विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. विदाउट एयर वी कैन नॉट सर्वाइव. दिस एयर इज़ वेरी वेरी एसेंशियल टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, या सारे जानवरों को, सारे पेड़ पौधे, इंसेक्ट, सारे चीज़ों को जो है एयर की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है. दिस ऑक्सीजन इज़ वेरी वेरी एसेंशियल टू ह्यूमन बींग्स. सो आगे लिखा है दिस नेचुरल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ एयर, एटमॉस्फियर, नेक्स्ट इज़ वाटर दैट इज़ H2O, देन लैंड ज़मीन हमारा ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा. उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि कंटिन्यूस इंटरैक्शन है. किसका इंटरैक्शन है? कंटिन्यूस इंटरैक्शन जो है अकर होता है बिटवीन दिस बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. अबायोटिक इस यहाँ लिखा है कि इट इज़ अ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर. देयर इंटरैक्शन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दोनों का इंटरैक्शन, बायोटिक का अबायोटिक से इंटरैक्शन बहुत ज़रूरी है और अबायोटिक का बायोटिक से इंटरैक्शन बहुत ही ज़रूरी है. इन दोनों का एक दूसरे का इंटरैक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है. किस में? इन द एनवायरनमेंट में. कौन से एनवायरनमेंट में? नेचुरल एनवायरनमेंट में. नेक्स्ट लिखा है हमारा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट इज़ ऑल्सो अफेक्टिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट. यह आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट अफेक्ट कर रहा है किसको? नेचुरल एनवायरनमेंट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. डायरेक्ट बोले गए या इनडायरेक्टली बोला गया. तो इसमें दो जो है इम्पॉर्टेंट बातें की बोली गई है या हम देख रहे हैं कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट किसको अफेक्ट कर रही है? नेचुरल एनवायरनमेंट को. यहाँ पर लिखा है कि एनवायरनमेंट नहीं अफेक्ट कर रही है बल्कि बेसिकली एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक फैक्टर. दिस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ कितने बेसिक फैक्टर? टू बेसिक फैक्टर, जो मैं पहले से आपको पढ़ाती आ रही हूँ और मैं पहले से आपको कह रही हूँ. द फर्स्ट वन इज़ द बायोटिक फैक्टर एंड द सेकेंड वन इज़ द अबायोटिक फैक्टर. यहाँ लिखा है तो एक ये आपका डेफिनेशन है. दो डेफिनेशन इसमें बताए गए हैं. पहला लिखा है द साइंस दैट डील्स विद, या जो कह रही है विद द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन, एक दूसरे का इंटरैक्शन होना किसके बीच में? बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर मतलब लिविंग एज वेल एज ऑल द नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट. इसको हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं. हम इसको इकोलॉजी कहते हैं. और जो बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है, द बेसिक फंक्शनल यूनिट जो यूज टू स्टडी द इकोलॉजी, जो इकोलॉजी पढ़ने के लिए इस्तेमाल होती है, इज़ यूज टू स्टडी द इकोलॉजी, इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं. सो द बेसिक फंक्शनल यूनिट यूज टू स्टडी वॉट? इकोलॉजी, इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं. और ये इकोसिस्टम में दो इंपॉर्टेंट बातें थी, दैट इज़ द बायोटिक फैक्टर एंड सेकेंड वन इज़ द अबायोटिक फैक्टर. सो हमने ये रिलेशनशिप पढ़ी है बिटवीन एनवायरनमेंट के बारे में एंड नेक्स्ट हमने देखे हैं इकोसिस्टम के बारे में. सो इसमें ये देखे हैं कि ये एनवायरनमेंट दो इम्पॉर्टेंट बातें कह रहा है. द फर्स्ट वन इज़ द नेचुरल एनवायरनमेंट which include all which consist of all you had seen air, atmosphere, water etc. and the second one you had seen the artificial environment जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो इफ़ेक्ट कर रही है नेचुरल एनवायरनमेंट को, क्योंकि हमें ये नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना चाहिए. हम देख रहे हैं कि आजकल बहुत ही पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है. पॉपुलेशन के साथ पोल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है. हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने CNG गैसेस की जो है व्हीकल्स निकाली है इन ऑर्डर टू कंट्रोल द पोल्यूशन, क्योंकि पोल्यूशन डे बाय डे बहुत ही इंक्रीज़ होने की वजह से ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं. बहुत सारे बीमारियां आ रही है और ये बीमारी सिर्फ न ही एटमॉस्फेयर पे इफ़ेक्ट कर रही है बल्कि हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहे हैं. डे बाय डे जो है ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, हीट बढ़ रही है. हम देख रहे हैं कि ये हमारा पोल्यूशन जो है बहुत सारे डिजीज़ भी लेके आ रहा है. ये इफ़ेक्ट कर रहा है हमारी ह्यूमन हेल्थ को. तो हमें इस बात के लिए बहुत ही ध्यान देना चाहिए कि हमें ये एनवायरनमेंट को, ये मदर अर्थ को या हमारे ये इकोसिस्टम को प्रिजर्व करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, सेफ़ रखना चाहिए फॉर द फ्यूचर जनरेशन. ऐसा ना हो कि आज की जनरेशन जो है बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजारे और आने वाली जो जनरेशन को बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से उनको तकलीफ़ रहे या उनको तकलीफ़ ये बातों की उठाने पड़ी कि बहुत सारे डिजीज़ आ रहे हैं. और ये बातों के लिए हमें बहुत ही ध्यान देना चाहिए और इसी वजह से हमें नेचुरल एनवायरनमेंट को आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट के साथ उतना ही सेफली जो है सेफ रखना चाहिए फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन के लिए. नेक्स्ट हम देखेंगे अगेन कि ये इकोसिस्टम
सो हम आगे और कंटिन्यूएशन कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम में आगे क्या कह रहा है ये। एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ मैनी इकोसिस्टम, सो दिस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ मैनी इकोसिस्टम। वी हैव स्टडी सम इकोसिस्टम इन अर्लियर क्लासेस, पहले छोटी छोटी क्लासों में हमने बहुत सारे इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़े थे हमने, हम ये देखेंगे। अ स्मॉल पॉन्ड इज़ एन इकोसिस्टम, छोटा सा पॉन्ड भी हमारा इकोसिस्टम कहलाता है। वेर एज द अर्थ, दिस मदर अर्थ इज़ द लार्जेस्ट या लार्ज इकोसिस्टम, ये हमारा मदर अर्थ जो है एक लार्जेस्ट जो है इकोसिस्टम कहा गया है। इन ब्रीफ देखा गया तो बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट जोग्राफिकल एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया, ये दोनों चीज़ें पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया ऑक्यूपाई करता है। एंड देयर इंटरैक्शन कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट द इकोसिस्टम, देयर इंटरैक्शन आर वेरी वेरी एसेंशियल। दिस बायोटिक एंड अबायोटिक का इंटरैक्शन इज़ वेरी वेरी एसेंशियल, या बहुत ही ज़रूरी है। एंड कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट टू द व्हाट, टू द इकोसिस्टम। नेक्स्ट यहाँ लिखा है एनवायरमेंटल बैलेंस इज़ मेंटेन, एनवायरनमेंट का बैलेंस होना भी बहुत ज़रूरी है थ्रू कंटिन्यूस ऑपरेशन ऑफ वेरियस नेचुरल साइकिल्स बताए गए हैं। जैसे हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे अबाउट वाटर साइकिल के बारे में, कार्बन साइकिल, गैसियस साइकिल लाइक नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, ये सारी बातें हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे। ये तमाम साइकिल्स के बारे में हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे कि ये साइकिल्स क्या कह रही है हमें, वाई वी हैव टू प्रिजर्व अवर एनवायरनमेंट, वाई वी हैव टू मेंटेन द एनवायरनमेंट बैलेंस। सो यहाँ लिखा है एनवायरमेंटल बैलेंस इज ऑल्सो मेंटेन ड्यू to various food chains of the ecosystem. So this environmental balance maintain करी गई है due to what, due to various food chain of the ecosystem. तो ये फूड चेन हमने पहले ही जैसे ही मैं आपको पढ़ा रही थी, मैंने आपको फूड चेन के बारे में बताई थी क्या ग्रास इज़ देन इनटू, फिर वो ग्रास ऑपर जो है ये ग्रास को खा रहा है, और उसके बाद फिर वो फ्रॉग ग्रास ऑपर को खा रहा है, देन दिस स्नेक इज़ ईटिंग दैट फ्रॉग एंड ईगल इज़ ईटिंग द स्नेक एंड देन इट गोज़ ऑन डिकम्पोजेस इनटू द एनवायरनमेंट। सो ये साइकिल जो हमारी बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन किए है। ये सारी बातें हमने रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम में पढ़ी है। अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज़ द रिलेशनशिप वापस से बिटवीन एनवायरनमेंट एंड द इकोसिस्टम। ये क्या कह रहा है, दिस एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम व्हाट डज इट स्पीक। सो यहाँ लिखा है कि ह्यूमन आर एग्जिस्टिंग ऑन दिस मदर अर्थ इज़ टोटली इम्पॉसिबल होता विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द नेचर। दुनिया अगर बनी नहीं होती, ये नेचर नहीं होता, ये हरे भरे प्लांट्स नहीं होते, तो ह्यूमन का एग्जिस्टेंस होना, दुनिया में रहना नामुमकिन होता। इट वॉज इम्पॉसिबल। हैंस इसलिए इट इज़ अ बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये हमारी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारा फ़र्ज़ है दैट वी हैव टू प्रिजर्व द नेचर, हमें ये नेचर को जो है प्रिजर्व करके रखना चाहिए, इसे संभाल के रखना चाहिए विदाउट डिस्टर्बिंग इन बैलेंस, हमें इसका बैलेंस को डिस्टर्ब न करते हुए इस नेचर को जो है हमारा फ़र्ज़ है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें इसको संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि नेचर हमें बहुत सारी चीज़ें दे रहा है और हमें इन रिटर्न उसे संभाल के रखना चाहिए। आगे लिखा है इट इज़ सेड दैट वी हैव गॉट दिस अर्थ प्लैनेट ऑन लीज फ्रॉम आवर फ्यूचर जनरेशन। आज हम है तो हमारे से पहले जो जनरेशन थी, जो पीढ़ी थी, उनसे हमें ये जो है नेचर मिला है एंड नॉट एन एंसेस्टरल प्रॉपर्टी फ्रॉम आवर एंसेस्टर। और ये हमारे कोई पूर्वजों की या हमारे कोई जो है एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी नहीं है जो हमें आज मिली है, बल्कि ये हमारे आने वाले जो छोड़ के गए हैं, ये फ्यूचर जनरेशन ने हमारे लिए छोड़ के गए। हमें भी उसी तरह उसको इतना ही सेफ रखना चाहिए नेचर को, ताकि आने वाली हमारी जो फ्यूचर जनरेशन जो आएगी वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगी। इसी वजह से वी हैव टू सेव दिस नेचर, वी हैव टू सेव दिस मदर अर्थ। इसी वजह से यहाँ लिखा है हेंस वी शुड नॉट फॉरगेट टू कंजर्व इट। वी शुड नॉट फॉरगेट, व्हाट वी शुड नॉट फॉरगेट, वी शुड नॉट। सो यहाँ लिखा है कि हेंस वी शुड नॉट फॉरगेट टू कंजर्व इट फॉर आवर सेल्फ। हमें सिर्फ न ही हमारे लिए कंजर्व करना चाहिए, बल्कि आने वाले जनरेशन, फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन के लिए ये नेचर को, ये मदर अर्थ को, ये एनवायरनमेंट को कंजर्व करना चाहिए। जो फ़ायदा हम उठा रहे हैं वो आने वाली जनरेशन भी वही फ़ायदा उठाए। जो आज हम फ्रूट्स खा रहे हैं, जो आज हम वेजिटेबल्स इनटेक ले रहे हैं, वही हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी ये सारी बातों का जो है या ये सारी चीज़ों का जो है फ़ायदा उठाए। इस बारे में हमें ध्यान रखना
रखना चाहिए। नेक्स्ट हम नया टॉपिक जो पढ़े हैं दैट इज़ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंटल कंजर्वेशन? एनवायरमेंटल कंजर्वेशन क्या है? एनवायरमेंटल कंजर्वेशन हमें क्या कहती है? क्यों हमें एनवायरनमेंट को कंजर्व करके रखना चाहिए फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन? क्यों ये टॉपिक हमें सजेस्ट कर रहा है कि हमें आने वाली जनरेशन के लिए भी ये प्रिजर्व करना चाहिए, ये एनवायरनमेंट को संभाल के रखना चाहिए। सो वी आर गोइंग फॉरवर्ड एंड वी आर स्टडिंग दैट कि ये एनवायरमेंटल कंजर्वेशन क्या कह रहा है। when some natural factors of environment and artificial polluted factor harm the environment, जब यहाँ लिखा है कि when some natural factors होते हैं environment की of the environment and some artificial polluted factor harm द एनवायरनमेंट, नेचुरली और आर्टिफिशियली जब ये फैक्टर्स किसको हार्म कर रही है? एनवायरनमेंट को। इट क्रिएट इम्बैलेंस बिटवीन वॉट? वेरियस फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट। सो इट इज़ क्रिएटिंग एन इम्बैलेंस बिटवीन वॉट? it is creating an imbalance between various factors of the environment and ultimately ये effect किसको करता है? existing of the biotic factor को, that means all the living thing को ये affect कर रहा है। as present many environmental problem has been arises due to effects of various natural and artificial factor on the earth, जिसकी वजह से बहुत सारे environment में problems create हो रहे हैं, arise मतलब create हो रहे हैं due to the effect of various natural भी और artificial factor where we are seeing हम सारी ये चीज़ें earth पे देख रहे हैं। इसीलिए environmental pollution is one of those main factors, जिसमें से ये pollution environmental का pollution होना जो है एक बहुत बड़ा reason है, एक बहुत बड़ा cause जो हम ये मदर अर्थ पे देख रहे हैं। और हम इतना ही नहीं बल्कि आगे देख रहे हैं कि जनरली कंटामिनेशन ऑफ एनी मटेरियल इज पोल्यूशन, और देख रहे हैं सब जगह बहुत ही पोल्यूशन होते जा रहा है। पोल्यूशन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं बल्कि एनवायरनमेंट सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में और सराउंडिंग एनवायरनमेंट में भी हम देख रहे हैं, और इसी वजह से हमें जो है एनवायरनमेंट पोल्यूशन जो हो रहा है इसको कंट्रोल करना चाहिए। नेक्स्ट लिखा है ये एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में, ये दिस इज़ अ डेफिनेशन ऑल्सो, अननेसेसरी एंड अनएक्सेप्टेबल। अननेसेसरी ज़बरदस्ती, अननेसेसरी जो हमें चाहिए नहीं फिर भी, अननेसेसरी एंड अनएक्सेप्टेबल जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। चेंज इन द वेयर इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट ड्यू टू वॉट? नेचुरल इवेंट्स और ह्यूमन एक्टिविटी। सम नेचुरली भी जो होती है या ह्यूमन एक्टिविटीज़ से होती है, और इसी को हम एनवायरनमेंट पोल्यूशन, चाहे नेचुरली हो या ह्यूमन एक्टिविटीज़ से जो क्रिएट हुई। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँगी एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब्स हो गया, केमिकल इंडस्ट्री से निकलने वाले धुएँ हो गए, या फिर एक्सीडेंट्स होता है, या व्हीकल्स का पोल्यूशन होता है। दिस ऑल रिजल्टिंग इनटू व्हाट? एनवायरमेंटल पोल्यूशन, चाहे हम बोले नेचुरली और आर्टिफिशियली और बाय ह्यूमन एक्टिविटीज से। दैट इज़ डायरेक्ट कहे गए या इनडायरेक्ट चेंजेस इन वेयर फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेयर पोल्यूशन इज़ बीन सीन। पोल्यूशन कहाँ दिख रहा है हमें? चाहे वो हमारे पानी में दिख रहा हो, वाटर में, दैट इज़ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन विच विल बी हार्म टू ह्यूमन। ये इनडायरेक्टली किसको हार्म कर रहा है? वी द ह्यूमन बींग्स को, एंड अदर लिविंग बींग इज़ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। और न ही ये ह्यूमंस को इफेक्ट कर रहा है बल्कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी इफेक्ट कर रहा है, एंड दिस टुगेदर अल्टीमेटली वी कॉल्ड इट एज व्हाट? एनवायरमेंट पोल्यूशन। हम इसको क्या कहते हैं? एनवायरमेंट पोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वेरियस रीजन लाइक क्या क्या है हमारा? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बढ़ती हुई आबादी, फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, जगह जगह हम देख रहे हैं कि बहुत सारे इंडस्ट्री जो है हमारे फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन करा गया है, फॉरेस्ट को काट रहे हैं, हम सब जगह जो है बिल्डिंग्स को बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ को सेटल अप कर रहे हैं हमारे प्रॉफिट के लिए। एंड इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इनडिस्क्रिमिनेट मतलब अननेसेसरी यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करा जा रहा है। फॉरेस्टेशन को हटा के डिफॉरेस्टेशन, इनकी जो है सारी तबाहियाँ कर रहे हैं, झाड़ों की तबाहियाँ कर रहे हैं, ये फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एंड अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, तो अर्बनाइजेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिकम परमानेंटली कॉन्ट्रैक्टेड इन रिलेटिवली स्मॉल एरिया, या फॉर्मिंग सिटी, छोटी छोटी जो है सिटीज़ बना के रख रहे हैं,
अनप्लान्ड, जिसके बारे में कोई हमने प्लानिंग नहीं किए थे। सो ये डिफॉरेस्टेशन करके अनप्लान्ड जो अर्बनाइजेशन का सेटलमेंट्स कर रहे हैं, ये सारे चीज़ रिस्पॉन्सिबल है फॉर एनवायरमेंटल पोल्यूशन। हर चीज़ गवाही देती है कि ये सारी बातें जो है एनवायरनमेंट को पोल्यूशन कर रहा है, एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है, एंड वी द ह्यूमन बींग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। हमारी वजह से जो है ये सारी चीज़ें पोल्यूट होती चली गई है, और वी द ह्यूमन बींग्स आर मेन character who is responsible for this pollution. नेक्स्ट हम देखेंगे एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में ब्यूटीफुल यहाँ पर तस्वीर बनी गई है, और यहाँ ये दिख रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि कितना पोल्यूशन है। फॉग एंड पोल्यूशन इन द सिटी इज़ अ बिग प्रॉब्लम। यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ही फॉग आ गया है, और सिटीज़ में जो है कितना पोल्यूशन है। जब ऐसी दुनिया में पोल्यूशन या ऐसी जगहों पे पोल्यूशन रहेगा तो किस तरह हम सर्वाइव करेंगे? क्यों नहीं होगी ये डिज़ीज़, क्यों बीमारी नहीं होगी? जाहिर सी बात है, ऐसा पोल्यूशन रहेगा तो हमें जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक की बीमारी होगी, रेस्पिरेशन के लिए जो है प्रॉब्लम होगा, हमें ब्रीदिंग के लिए प्रॉब्लम होगा। और इतना ही नहीं, इतनी ट्रैफिक्स दिख रही है, साउंड पोल्यूशन होगा। जो बच्चे बोर्ड के लिए बैठते हैं या जो बीमार है पेशेंट्स, उनके लिए कितनी जो है मेन रीज़न है कि इतना पोल्यूशन जब रहेगा, इतनी आवाज़ें रहेगी, साउंड पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन रहेगा, तो किस तरह जो है ये पेशेंट्स भी जल्दी से जल्दी रिकवर करेंगे। सो फॉर ऑल दिस रीज़न हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? वी द ह्यूमन बींग्स आर रिस्पॉन्सिबल। सो यहाँ लिखा है, टॉपिक में ही लिखा है कि पोल्यूशन इज़ अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। ये हमारा पोल्यूशन जो है बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। वेरियस टाइप ऑफ पोल्यूशन हमने देखे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, जैसे साउंड पोल्यूशन, सॉइल, थर्मल, लाइट पोल्यूशन अकर्स अराउंड अस। सब जगह पोल्यूशन ही पोल्यूशन हमें दिखाई दे रहा है, एंड वी द ह्यूमन बींग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। हम खुद इसके ज़िम्मेदार हैं। हम अपने आप को ज़िम्मेदार ठहराते हैं कि ये सारी जो है बातों के लिए, तमाम पोल्यूशन के लिए वी द ह्यूमन बींग्स आर रिस्पॉन्सिबल। अल्टीमेट एडवर्स इफेक्ट्स of all this is on existence of all the living organism, and out of this environment conservation has become the need of an hour। इसी वजह से ये टॉपिक बोल रही है कि ये आज नीड ऑफ एन आवर बन गई है। वाई? बिकॉज वी द ह्यूमन बींग्स आर रिस्पॉन्सिबल। हमने ये एनवायरनमेंट को पूरी तरह से डिस्टर्ब करके रखा है, इम्बैलेंस हो गया है, जिसके वजह से आज जो है हमें इसको कंज़र्व करना चाहिए फॉर द फ्यूचर जनरेशन। इस तरह हमारे दुनिया में पोल्यूशन रहेगा, इस तरह ये हाल रहेगा तो आने वाली जनरेशन कैसी रहेगी? क्यों ना आज अगर हम इसको प्रिजर्व करें, कंज़र्व करें, संभाल के रखें, तो आने वाली जनरेशन भी इसी तरह संभाल के रखेंगी। वो भी ये सोचेंगी कि जब हमारी आगे की जनरेशन ने उसको इतनी अच्छी तरह से संभाला है, ये पोल्यूशन को कंट्रोल रखा है, या कुछ आप इसके लिए इंतज़ाम कर सकते हैं कि हमें किस तरह से पोल्यूशन को रोकना चाहिए, तो हो सकता है आने वाली जनरेशन भी इस बारे में गौर करे और ये पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और भी अच्छे अच्छे इंतज़ामात करे। So my dear students, we have seen that So my dear students, we have seen the main important topics in this, that is first was the ecosystem a review। उसके बाद हमने देखे थे रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट के बीच में एंड इकोसिस्टम, और उसके बाद में हमने मेन कंसेप्ट पढ़े थे, दैट इज़ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। इसमें पोल्यूशन जो है एक बहुत बड़ा ब्रॉड कंसेप्ट था। ये लेसन यही एक्सप्लेन कर रहा है कि हमें ये सब तमाम पोल्यूशन को रोकना चाहिए, क्योंकि अगर ये रोका नहीं गया तो इट वुड बी अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। और ये सिर्फ नहीं प्रॉब्लम है, बल्कि इससे जो है बीमारियां बहुत सारी होगी। मेंटली इंसान जो है डिस्टर्ब रहेगा, फटिक होगा, और ये जब ऐसी चीज़ें होंगी तो इंसान जो है पूरी तरह से फिज़िकली या मेंटली जो है प्रिपेयर्ड नहीं रहेगा आगे की चीज़ें करने के लिए। सो एनी हाउ दिस एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन जो यहाँ पर लिखा है, तमाम जो पोल्यूशन है, वी शुड कीप हेल्पिंग हैंड टूवर्ड एनवायरनमेंट, कि हमें ये सारी चीज़ों को जो है कंजर्व करना चाहिए फॉर द फ्यूचर जनरेशन के लिए। ये लेसन हमको ये आपको एक इम्पॉर्टेंट जो है इम्पॉर्टेंट बातें बता रहा है कि हमें ये सब चीज़ों को सेव करना चाहिए। सो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव दिस मदर अर्थ, सेव दिस एनवायरनमेंट फॉर द कमिंग जनरेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें असाइनमेंट दिया है आपको, ये आपको असाइनमेंट लिखना है। और द फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है,
recognize the following food chain, describe the ecosystem to which it belong. So पहला क्वेश्चन हमारा था grasshopper, सेकेंड हमारा snake, then paddy that is the rice field, the next is the eagle and the last is the frog. So ये जो है ठीक तरह से अरेंज नहीं करा हुआ है, आपको रीअरेंज करते हुए इसका आंसर मैंने यहाँ आपको बताई हूँ कि फर्स्ट वन विल बी कमिंग एज पैडी फील्ड, देन कम्स टू ग्रासहॉपर, देन कम्स टू फ्रॉग, देन कम्स टू स्नेक एंड लास्टली इट कम्स टू ईगल. इस तरह आपका ये चेन कंप्लीट होता है. इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, दैट इज़ द एक्सप्लेन द स्टेटमेंट वी हैव गॉट दिस अर्थ प्लानट ऑन लीज फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन. ये हमारे फ्यूचर जनरेशन से हमें मिला है, न कि एज एंड नॉट एज एन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. हमारी कोई एंसेस्टर की प्रॉपर्टी नहीं है जो हमारे एंसेस्टर से, पूर्वजों से हमें मिली है. उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट दिया है हमारा राइट शॉर्ट नोट्स. हमारा पहला मैंने जो टॉपिक आपको पढ़ाई थी दैट इज़ द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड नेक्स्ट इज़ द बायोडाइवर्सिटी. यहाँ पर आगे कुछ बहुत सारे जो है ये हमारा लेसन का स्टार्टिंग था और अभी आगे के इसमें जो है जितना भी चैप्टर बाकी है वो हम हमारे नेक्स्ट पीरियड में कंप्लीट करेंगे. दैट द कमिंग पॉइंट्स विल बी द नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, देन इसके बाद रहेगा एनवायरमेंटल कंजर्वेशन आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये हमारी कर्तव्य है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्यों हमें एनवायरनमेंट को कंजर्व करना चाहिए. उसके बाद हम एक बहुत ही अच्छी बिग स्टोरी ऑफ अ स्मॉल मैन दैट इज़ जादव मोलाई के बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट उसमें हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे कि कितनी बायोडाइवर्सिटी है, और रिमेनिंग चैप्टर उसी तरह आगे पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हुए बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखेंगे. दैट इज़ द ब्यूटीफुली जो पिक्चर्स उसमें दिए हैं, सेव एनर्जी, सेव वाटर एंड सेव दिस मदर अर्थ, कुछ उसमें पॉइंट्स है. उसके बढ़ते हुए हम हॉटस्पॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी जो हमारा लेसन का एंडिंग हम पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशी. सो यहाँ पर मैं अपना लेक्चर ख़त्म करती हूँ. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.